अब जो है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करते हैं, विच इज़ अबाउट द इंटरनेशनल रिसोर्स मूवमेंट्स एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। इंटरनेशनल रिसोर्स मूवमेंट्स का मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में हम ज़्यादातर कंसिडर करते हैं लेबर और कैपिटल को। तो लेबर मूवमेंट जिसे लेबर माइग्रेशन कहते हैं, और कैपिटल मूवमेंट, ठीक है, जो या तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ठीक है, जो फाइनेंशियल कैपिटल होता है, और अगर हम वैसे फिजिकल कैपिटल की बात करें तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी एक्सचेंज होता है। ठीक है, इंटरनेशनल मूवमेंट्स किस तरीके से होती हैं, उनके चैनल्स क्या हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, उनके कॉन्स क्या हैं, ठीक है, वो सब डिस्कस करते हैं। और फिर मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं वो भी रिसोर्स मूवमेंट का ही एक हिस्सा है, लेकिन मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस क्यों बेहतर हैं बाकी और चैनल से। ठीक है, तो हम इसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों डिस्कस करेंगे। मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस कहीं पे बेहतर भी हैं और कहीं पे नहीं भी। तो इंटरनेशनल रिसोर्स मूवमेंट्स की टाइप्स कितनी होती हैं? सबसे पहले इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फ़्लो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप कहीं पे पैसा लगाएं और उससे रिटर्न हासिल करें। ठीक है, तो ये किस तरह से होता है? तो सबसे पहले पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो हमें पता है, हमने मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि अगर किसी कंपनी के, सही है, या किसी मुल्क के तो नहीं होते कॉमनली क्योंकि अब बहुत लार्ज इकॉनमीज हो गई हैं, तो हम कंपनी कंसिडर करते हैं। तो किसी कंपनी के अगर 10% से कम शेयर्स हैं हमारे पास, विच इज़ एक्चुअली इक्विटी, तो फिर हमारी वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। अगर 10% या उससे ज़्यादा है, वो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। इंटरनेशनल लेबर माइग्रेशन फिर अगली चीज़। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर माइग्रेशन क्या है? जो लेबर इधर से उधर जाती है, जिसकी एग्जांपल है कि पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, ज़्यादातर साउथ एशियन कंट्रीज से कितने ज़्यादा लोग हैं जो बाहर काम करने जाते हैं इन वेस्टर्न कंट्रीज़ लाइक जर्मन, स्पेन, फ्रांस, यूके में जाते हैं, टर्की भी जाते हैं, और बहुत सारे जो है वो मिडिल ईस्ट में भी जाते हैं। सही है, ओमान में जाते हैं, ओमान सॉरी, और सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा, दुबई में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल रिसोर्स के मूवमेंट्स की दो टाइप्स हैं, एक इन्वेस्टमेंट में और एक लेबर माइग्रेशन। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की रीज़न क्या होता है? क्यों पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करता है कोई मुल्क या कोई इंडिविजुअल? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाता है। रिस्क डाइवर्सिफाइड किस तरह से होता है, ये यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया। वो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन रिस्क की इस तरह से होती है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करें अपने मुल्क में, ठीक है, आप एक इंडिविजुअल हैं, आप अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपके मुल्क में कोई डिज़ास्टर्स आता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि आपकी तमाम इन्वेस्टमेंट लूज़ होती है या फिर आपको रिटर्न्स जो है वो बेहतर नहीं मिलते। लेकिन अगर आप दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ में, क्योंकि आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, तो फिर उससे क्या होता है कि अगर आपके मुल्क में कोई डिज़ास्टर आते हैं जिसकी वजह से तमाम कंपनीज बैठ जाती हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ से आपके रिटर्न्स मिलते रहते हैं, तो ये रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाता है। फिर उस कंपनी को भी फ़ायदा है जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट आ रही है। ठीक है, अगर वो कंपनी है तो कंपनी का क्या है कि अगर सारी उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो डोमेस्टिकली ही होगी, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो फिर क्या होगा कि पूरी इकॉनमी को जो है वो पूरा 100% लूज़ होगा इकॉनमी में, डोमेस्टिक इकॉनमी में। लेकिन यही अगर हमने रिस्क डाइवर्सिफाइड किया हुआ होगा तो पूरा 100% लूज़ नहीं होगा बैंकरप्सी में। ठीक है, तो ये भी एक जो है वो फ़ायदा होता है डोमेस्टिक इकॉनमी को। और फिर दूसरा ये कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से जो एडवांटेजेस होते हैं वो हायर रिटर्न्स में मिल जाता है सब कंट्रीज़ में। अब देखो, बात ये है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं लाइक वेस्टर्न नेशंस, तो उनकी जीडीपी ग्रोथ आप देखें तो जीडीपी ग्रोथ उनकी बहुत कम है। सही है, अंडर 3%। लेकिन यही आप डेवलपिंग नेशंस की देखें जीडीपी ग्रोथ, तो उनकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो 5+ है। ठीक है, 5%, 8%, 12%, 9% ये जीडीपी ग्रोथ है। तो उनकी जीडीपी ग्रोथ बहुत रैपिड है। तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से क्या फ़ायदा है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से हाई रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि वहाँ की कंपनीज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, क्योंकि उनके पास मार्केट है,
उनके पास कैपेसिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, और ज़्यादा प्रोडक्शन का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट का मतलब कि इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा रिटर्न्स, ठीक है, उनको भी ज़्यादा प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। तो ये भी होता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से आपको हायर रिटर्न मिलता है। तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रीजंस हैं। फिर नेक्स्ट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें पता है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो एफडीआई को कहते हैं, जो एक्चुअली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 10% या 10% से ज़्यादा शेयर होता है। इट मीन्स कि आपको फाइनेंशियल कंट्रोल भी मिल जाता है, आप उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी होता है, ठीक है, उस कंपनी की, और आप जो है वो उसमें जो है वो उसकी स्ट्रैटेजीज भी डेवलप करते हैं और फिर टेक्नोलॉजी भी लेके आते हैं। तो उसके रीजंस में सबसे पहला जो है वो इंटरनलाइज द रिटर्न टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसे कहते हैं, जैसे हम राइट्स ले लेते हैं ना, कॉपीराइट्स ले लिए हमने, पेटेंट ले लिए हमने, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कहलाती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करते हैं कि इंटरनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो यूएस में बना, ठीक है, उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल गेट्स ने, जाहिर है। तो अब उन्होंने यूएस में उसके कॉपीराइट्स ले लिए, ठीक है, उसका पेटेंट ले लिया। इट मीन्स कि अब जो है कोई और ये नहीं बना सकता, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि दूसरा मुल्क तो बना सकता है, लेकिन अगर वो उस दूसरे मुल्क में भी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देगा, ठीक है, और वहाँ से भी वो कॉपीराइट ले लेगा, तो अब वो मुल्क भी नहीं बना सकता। तो अब दोनों मुल्कों से ये क्या कर सकते हैं कि कमा सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से फैलते फैलते ये क्या करते हैं कि मैक्सिमम कंट्रीज़ को कवर कर लेते हैं और उनसे जो है वो कॉपीराइट्स ले लेते हैं, कोई भी, ठीक है। तो कॉपीराइट्स और पेटेंट लेने का फ़ायदा क्या होता है कि फिर उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं वो रिटर्न्स को। अब वो पूरी दुनिया में कोई भी उनकी कॉपी नहीं कर सकता, और वो जाहिर सी बात है उन्हीं को टारगेट करते हैं जो ऐसी कंट्रीज़ हों कि जिनसे लगे कि वो बना सकते हैं, जिनके पास खाने को ही नहीं है वो बनाएंगे क्या, इतनी हाई टेक्नोलॉजी। फिर दूसरा है एक्सप्लॉइट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब जब वो यूएस में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया और एक कंपनी वहाँ पे बनाई, तो उनकी वहाँ डिमांड थी, ठीक है, उन्होंने जो है वो एक हद तक वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एक्सप्लॉइट करते रहे। लेकिन फिर यूएस की तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन लिमिटेड है, वहाँ के यूज़र्स भी लिमिटेड, तो अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो कांस्टेंट हो गई, ठीक है, और कांस्टेंट हो गई, एक वक्त पे डिक्रीज भी होने लगती है। लेकिन जब आप यही बाउंड्री से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, और आप इसी तरीके से आपने पेटेंट ले लिए, इट मीन्स कि अब वहाँ पे भी सिर्फ आपका ही माइक्रोसॉफ्ट चलेगा उस मुल्क में भी, फिर आपने और मुल्कों को भी टारगेट कर लिया। तो इस तरह से आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब रिटर्न्स जो हैं वो एक्चुअली इंक्रीज होते रहेंगे, क्योंकि आपकी क्वांटिटी रैपिडली इंक्रीज होगी तो एवरेज कॉस्ट उतनी रैपिडली डिक्रीज होगी। फिर तीसरा रीज़न जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है, तो वो तीसरा अवॉइडेंस ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है। मतलब ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, अगर आप कहीं पे अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, तो मे बी के वो टैरिफ्स लगाते हैं, ठीक है, मे बी के वो बैरियर्स लगाते हैं, क्वांटिटी बैरियर्स लगाते हैं, और कोई रेगुलेशंस लगाते हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स लगाते हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल तो नहीं लेंगे क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लेकिन वैसे भी सॉफ्टवेयर चार्जेस भी होते हैं तो हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई टेंजिबल प्रोडक्ट की बात करेंगे हम। तो अब ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन जब आप उस मुल्क में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि अब वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहते, क्योंकि आपके फाइनेंशियल रिलेशन हो गए उस मुल्क से, ठीक है। तो वो उस गुड के लिए जिसके लिए आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी है, तो उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं हुई, क्योंकि आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी उस कंपनी कि आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल हो गए, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो गए। इट मीन्स के आपने उसकी स्ट्रेटजी मेकिंग करी। अब जो इम्पोर्टेड इंटरमीडिएट गुड्स चाहिए उसके लिए, तो वो आपकी कंट्री में मौजूद है, ठीक है। तो आप जो है वो एक्चुअली, जैसे आप पाकिस्तानी हैं, आपने जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी है बांग्लादेश में, तो आपने जो है वो वहाँ पे ऐसी गुड लॉन्च करी, सही है, जिसके इंटरमीडिएट गुड्स बांग्लादेश पाकिस्तान से जाएंगे, ठीक है। तो अब ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई, क्योंकि अब वो तो उसका इंटरमीडिएट गुड है और बनाना ज़रूरी है, तो अब उस पर थोड़ी लगेगी, मतलब पाबंदी उस पर थोड़ी लग सकती है। तो ये भी रीज़न है।